नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग कहलाया? आपके पास ऑप्शन है भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल या आदिकाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। अब आप लोगों ने बताना है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? बिल्कुल सही, श्याम सुंदर दास ने। और कई बार प्रश्न आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सिंधी, भोजपुरी, गुजराती, संस्कृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और गलानी या आचरण की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि अगर यह निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है तो किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, लज्जा और गलानी। ये अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। किसका है ये? रामचंद्र शुक्ल का। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? आपने बताना है कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और कई बार प्रश्न आता है कि छायावाद का रुद्र किसे कहा जाता है? तो रुद्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। और छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और छायावाद की शक्ति दुर्गा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी को किस छंद में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है सवैया, हरिगीतिका, तोटक या कवित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1935 ईस्वी की। आपने बताना है कि इसे किस छंद में लिखा गया है और इसमें कितने सर्ग हैं, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, कामायनी को जो है वो तोटक छंद में लिखा गया है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काका कालेलकर का यात्रा वृतांत है। आपको बताना है कि इनमें से काका कालेलकर का यात्रा वृतांत कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ज्योतिपुंज हिमालय, सूर्योदय का देश, कबाड़खाना या अप्रवासी की यात्राएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, सूर्योदय का देश काका कालेलकर का यात्रा वृतांत है। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिपुंज हिमालय, इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिपुंज हिमालय के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। ठीक है। और कबाड़खाना किसकी रचना है? ज्ञानरंजन की। कबाड़खाना ज्ञानरंजन की रचना है। और अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, युगल शतक किसकी रचना है? आपको बताना है कि युगल शतक के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है ध्रुवदास, हित हरिवंश, श्रीभट्ट या गंगकवि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, युगल शतक के रचनाकार श्रीभट्ट जी हैं। ठीक है। और निम्बारक संप्रदाय के आचार्यों में ब्रजभाषा की प्रथम रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है,
संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार रिपीट। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज या संकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, तत्सम इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का जन्म काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में है सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास। ऑप्शन नंबर 2 में है कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। ऑप्शन नंबर 3 में है कृष्णदास, नंददास, सूरदास, कुंभनदास। और ऑप्शन नंबर 4 में है नंददास, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जन्म काल की दृष्टि से आपको सही अनुक्रम बताना है और साथ में इनके जन्म काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, कुंभनदास। कुंभनदास जी का जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। और सूरदास का 1478 ईस्वी में। ठीक है। और कृष्णदास का 1495 ईस्वी में। और नंददास का 1533 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। आपको बताना है कि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, वियोगी हरि या अनूप शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, वियोगी हरि। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे की कृति है। आपको बताना है कि इनमें से अज्ञे जी की कृति कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है श्रद्धांजलि संस्मरण, स्मृति लेखा, पाथे या अतीत के गर्भ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अज्ञे जी की रचना कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, स्मृति लेखा अज्ञे जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि श्रद्धांजलि संस्मरण के रचनाकार कौन है। बताइए श्रद्धांजलि संस्मरण के रचनाकार कौन है। तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है। और पाथे इसके रचनाकार कौन है। पाथे सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अतीत के गर्द से इसके रचनाकार कौन है। अतीत के गर्द से भगवती चरण वर्मा की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य में नगेंद्र ने किसका चित्रण किया है। आपके पास ऑप्शन है जापान के शैक्षिक जीवन का, यूरोप के शैक्षिक जीवन का, अमेरिका के शैक्षिक जीवन का या उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र जी का यात्रा वृतांत है। इसमें किसका चित्रण किया गया है ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, उपयुक्त सभी का चित्रण किया है इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा और भक्ति निबंध के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि श्रद्धा और भक्ति निबंध के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, श्रद्धा और भक्ति निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। आपके पास ऑप्शन है ब्रज, अवधी, मैथिली या भोजपुरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि विनय पत्रिका इसके रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। किसकी रचना है ये? तुलसीदास जी की रचना है। और इसका रचनाकाल क्या है? 1550
85 ईस्वी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि भक्ति काल की 2 काव्य धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा को 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है, संत काव्य और सूफी काव्य। तो आपको बताना है कि संत काव्य नाम जो दिया वो किसने दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, संत काव्य नाम जो दिया वो दिया रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य और सूफी काव्य नाम दिया, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा की कृति है। आपको बताना है कि इनमें से डायरी विधा की कृति कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है एक कहानी यह भी, एक साहित्यिक की डायरी, क्या भूलूं क्या याद करूं या जामुन का पेड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। बताइए, हिंदी में डायरी विधा की कृति कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, एक साहित्यिक की डायरी। यह डायरी विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? मुक्ति बोध। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार कौन है? एक कहानी यह भी, तो यह मन्नू भंडारी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके रचनाकार कौन है? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। जामुन का पेड़, इसके रचनाकार कौन है? जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की हास्य व्यंग्य रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास ऑप्शन है कलम का सिपाही जीवनी है, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है, हिमालय की यात्रा रेखा चित्र है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, हिमालय की यात्रा एक रेखा चित्र नहीं है। इसकी विधा क्या है? यह एक यात्रा वृतांत है और इसके रचनाकार कौन है? काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर का यात्रा वृतांत है ये 1948 ईस्वी का। अब हम बात करते हैं कि कलम का सिपाही जो कि एक जीवनी है, इसके रचनाकार कौन है? तो यह अमृत राय की है 1962 ईस्वी की। ठीक है, और प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है ये। लक्ष्मीपुरा यह एक रिपोर्टाज है और इसके रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। घुमक्कड़ शास्त्र एक यात्रा वृतांत है और इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, और इसका रचनाकाल भी 1948 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका घटवार कहानी का पात्र नहीं है। आपको बताना है कि कोशिका घटवार एक कहानी है, इनमें से कौन सा उसका पात्र नहीं है। आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मा, राम सिंह, गुंसाई या कृष्णपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने ये भी बताना है कि कोशिका घटवार जो एक कहानी है इसके कहानीकार कौन है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, कृष्णपाल जो है वो कोशिका घटवार कहानी का पात्र नहीं है। कोशिका घटवार किसकी कहानी है ये? तो शेखर जोशी की है। ठीक है, कौन है इसके रचनाकार? शेखर
जोशी की कहानी है कोशिका घटवार 1958 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी बांसुरी किसकी प्रथम एकांकी है? आपको बताना है कि मेरी बांसुरी किसकी प्रथम एकांकी है। आपके पास ऑप्शन है प्रकाश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर या गणेश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए मेरी बांसुरी के रचनाकार का नाम। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी है। इनकी अन्य एकांकियां हैं शारदीय, खंडहर। हमारा अगला प्रश्न है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ पंक्ति के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ पंक्ति के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो अज्ञे जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तिकाल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है जॉर्ज क्रिएशन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ताराचंद या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भक्तिकाल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो ताराचंद जी का है। कई बार प्रश्न आता है कि भक्तिकाल का उदय जो है वो ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? ईसाइयत की देन जॉर्ज क्रिएशन का कथन है। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भक्तिकाल का उदय मुस्लिम आक्रमणों की देन है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा का है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को रचना काल के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में है ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, वीणा, लोकायतन। ऑप्शन नंबर 2 में है लोकायतन, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, वीणा। ऑप्शन नंबर 3 में है कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, वीणा, ग्राम्या। ऑप्शन नंबर 4 में है वीणा, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रचनाकाल के सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसके रचना काल भी बताना है आपको। रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। वीणा का रचना काल 1927 ईस्वी है। ग्राम्या 1940 ईस्वी की रचना है। और कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी की रचना है पंत जी की। और लोकायतन 1964 ईस्वी की रचना है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, नरेंद्र शर्मा, रांगे राघव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देना। बताइए गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? और साथ में इसका रचना काल भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। गुलाब और बुलबुल के रचनाकार त्रिलोचन जी हैं और इसका रचना काल 1956 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो अधूरा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है इरावती, चोटी की पकड़, मंगलसूत्र या रत्ना की बात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इरावती जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, ये तो अधूरा उपन्यास है। ठीक है। चोटी की पकड़
इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और यह भी अधूरा है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का है, यह भी अधूरा उपन्यास है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, रत्ना की बात जो है वो अधूरा उपन्यास नहीं है। और इसके रचनाकार कौन है? बताइए, रत्ना की बात के रचनाकार कौन है? तो यह रांगे राघव जी का उपन्यास है। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और साथ में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, किस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।